ठीक है, यहाँ तक चीजें हमने बता दिया था। तो उस हिसाब से हमने ये बता दिया रेड ब्लू वायलेट में रहा, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का रहता है, फिर ब्लू का सबसे कम वायलेट का रहता है। तो सबसे कम स्कैटर्ड रेड होता है, उससे कम ब्लू होता है, सबसे ज्यादा स्कैटर्ड वायलेट होता है। तो फिर आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है हमने बोला सही है कि वायलेट सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है, लेकिन फिर आप लोग हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं जब वायलेट सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है, तो जो ऊपर में सनलाइट की वजह से स्कैटर्ड होता है, तो हमें जो आसमान जो है वो वायलेट दिखना चाहिए, ब्लू क्यों दिखता है? क्वेश्चन भी आप लोगों का जायज है। तो वहां पर हमने आंसर दिया था कि जो आई जो है वो मोर सेंसिटिव ब्लू के तरफ होती है, ब्लू के प्रति हमारा आंख जो है मोर सेंसिटिव होता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें ब्लू कलर ज्यादा दिखाई देता है। भाई हम पर भी तो सामने वाला क्या कर रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ चीजें हम पर भी डिपेंड करती है, तो हमारी आंख पर डिपेंड करती है, बोलती नहीं हम ब्लू ही देखेंगे ज्यादा, तो ब्लू को देखती है हमारी आंखें, ठीक है, तो ब्लू के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होती है इसलिए हमें ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद देखते हैं रिले जो स्कैटरिंग का ये है वो कहाँ पर डिपेंड करता है, मतलब कब ये वैलिड रहता है कब वैलिड नहीं रहता है, इसके बारे में अब हम बातें करते हैं। तो वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो इसमें है कि द रिलीवेंट क्वांटिटी, द रिलेटिव साइज जो रहता है, जो पार्टिकल का साइज, देखो वानु चौधरी, ठीक है, ये देखो अगर पार्टिकल का साइज यानी डायमेंशन, जिस पार्टिकल से वो मतलब टकराता है, जो एब्जॉर्ब करता है और वो फिर स्कैटर्ड करता है चारों तरफ, अगर पार्टिकल साइज ए है और वेवलेंथ क्या है, और लाइट का वेवलेंथ लेमडा है, ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, लाइट वेवलेंथ लेमडा है, तो रिले जो जो हमारा रिले स्कैटरिंग जो हमने बताया अभी, ये रहा, रिले स्कैटरिंग जो है वो वैलिड तब है जब ए इज वेरी वेरी लेस देन लेमडा, यानी हमारा लाइट का जो वेवलेंथ है उससे बहुत ही छोटा हमारा पार्टिकल का साइज होता है, तभी जो है ये रिले स्कैटरिंग हमारा ये जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है, वैलिड रहता है, ठीक है, ठीक है, तभी रिले स्कैटरिंग वैलिड रहता है। लेकिन इफ ए इज ग्रेटर देन लेमडा, ये ग्रेटर देन है या इक्वल टू है कुछ भी रहे, तो उस कंडीशन में ये जो है 1/λ⁴ जो है नॉट सेटिस्फाइड, ये यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं करता है, ये कोई किसी को स्कैटर्ड नहीं करता, ये सबको एक समान स्कैटर्ड करता है और एक समान भेजता है, जिसकी वजह से जब हम क्लाउड के पार्टिकल को देखते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, बादल, क्लाउड के पार्टिकल्स को क्लाउड को हम देखते हैं तो क्लाउड हमें किस कलर में दिखाई देता है, व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का ही दिखता है ना आप लोगों को, दिखता होगा, ठीक है, वो क्यों दिखता है, क्योंकि उसके उसके पार्टिकल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, लाइट के वेवलेंथ से ज्यादा होता है, तो यहाँ पर लाइट आती है, ये एब्जॉर्ब करता है और सबको सेम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो हमारे आंख में जो आता है वो सारे के सारे लाइट आते हैं, सारे कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट जब हमारे आंख में पहुंचेगा, ठीक है, हमारे आंख में जब सारे कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट पहुंचेगा तो हमें ये किस कलर का दिखाई देगा, व्हाइट लाइट, समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से हमें क्लाउड जो है व्हाइट कलर का दिखाई देता है, समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी आप लोग नहीं पढ़े होंगे, देखिए एकदम नहीं पढ़ के आप लोग मतलब कितने अच्छे हैं, एक्सपेक्टेशन पर सर पूरा पढ़ा खड़े था। उतर रहा, पढ़े थे, ऐसा कौन पढ़े थे? सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट के समय में वो हमें रेडिश कलर का दिखता है, क्यों दिखता है, तो एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये हमारा अर्थ है और ये हमारा क्या है, एटमोस्फेयर है, ठीक है, तो सनराइज और सनसेट के समय में होता क्या है, सनराइज के समय में सन कहाँ रहता है, ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पर रहता है, ठीक है, ठीक है, अब ये जब यहाँ से लाइट आता है, अभी मैं रिफ्रैक्शन ऑफ्रेक्शन नहीं देख रहा हूँ,
तो इसका व्हाइट लाइट जो आता है, ये जो लाइट आ रहा है, ये बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है, कहाँ? एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से स्कैटरिंग होते जाता है कंटिन्यूअस। स्कैटरिंग होने की वजह से क्या होता है, और सारे कलर तो स्कैटर हो जाते हैं, लेकिन जो रेड कलर है, रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है तो वो स्कैटर नहीं होगा। तो हमारे आंख में जो पहुंचता है स्कैटर्ड होने के बाद, जो रेडिश कलर है वो रेड कलर पहुंचता है, जिसकी वजह से ये हमें क्या दिखाई पड़ता है, रेडिश कलर का। लेकिन भरी दोपहर में देखिएगा, नून आफ्टरनून के समय में जो सन रहता है वो व्हाइट कलर का थोड़ा दिखाई देता है। तो दिखता है कि वो काफी कम डिस्टेंस कवर करता है, जब हमारे सर के ऊपर सीधा रहता है तो काफी कम डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, जिसकी वजह से उतना ज्यादा उसका स्कैटरिंग नहीं हो पाता, और वो किस कलर का दिखता है, व्हाइट कलर का दिखता है। ठीक है, हो जाएगा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चे आप लोग। ठीक है, Thank you. वेलकम वेलकम। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, यहां तक हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं, अब एप्लीकेशन से देखते हैं इसके। ठीक है, तो अब हम जो पढ़े हैं, अब देखिए, अब लेंस पढ़ाना इसलिए जरूरी था कि अब आपको माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप ये सब पढ़ना है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट जोन आ रहा है वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, नॉन अटेंडिंग आप लोग भी अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए नेक्स्ट टाइम जब ये होगा। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का बात करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, और क्या पढ़े हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के हेल्प से हमने मिरर पढ़ा है, और रिफ्रैक्शन के हेल्प से हम क्या पढ़े हैं, लेंस पढ़े हैं, प्रिज्म पढ़े हैं, ये सारी चीजें हम पढ़े हैं। तो अब इन सारी चीजों का कंबाइंड एप्लीकेशन हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी यूज के लिए कैसे करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, और इन सारी चीजों का हम यूज कैसे करते हैं, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, मिरर हो गया, लेंस, प्रिज्म, इन सारी चीजों के बारे में हम इनका यूज कैसे करते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ऑप्टिकल डिवाइस में आपको जो पढ़ना है, आपके सिलेबस में पढ़ना है, वो पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। यानी अब आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, ठीक है, यही दो चीजें पढ़नी है। और होने का तो और भी डिवाइस होता है, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के बाद क्या होता है, पेरिस्कोप होता है, क्लाइडोस्कोप होता है, उसके अलावा और लिख देते हैं, पेरिस्कोप हो गया, क्लाइडोस्कोप हो गया, बाइनोक्यूलर्स हो गया, ये टेलीस्कोप। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बस ये दो पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, अपने डेली लाइफ में क्या रेयरली कभी कभार हम यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट में, या दूर की चीजें, नजदीक की चीजें देखने के समय में हम इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोस्कोप। तो भाई ये माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप समझने के लिए, माइक्रोस्कोप वर्ड आया कहां से है? कि ये माइक्रोस्कोप जो है वो एंशियंट ग्रीक वर्ड है, एंशियंट ग्रीक वर्ड से बना है, दो वर्ड से मिलकर के बना है, माइक्रोस प्लस स्कोपियन। माइक्रोस प्लस स्कोपियन। माइक्रोस्कोप का, माइक्रोस्कोप को इंग्लिश में कहेंगे हम स्मॉल। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस जो रहता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल, और स्कोप कहते हैं टू लुक और सी। स्कोपियन का क्या हो गया, टू लुक और सी, मतलब कि देखना, यानी छोटी से छोटी चीजों को देखना।
चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए पहले ऊपर का। ठीक है, अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको जब डिफाइन करेंगे कि माइक्रोस्कोप होता क्या है, तो हम सिंपल लिख सकते हैं माइक्रोस्कोप is an instrument used to see। दिखाई पड़ रहा है सही से? Yes, sir. Objects, very good, that are used to see objects that are too small, to be seen by the that are too small, that are too small to be seen by the naked eye। ठीक है, उस मतलब उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए करते हैं जो नेकेड आई से देखने में क्या है, काफी छोटा है। ठीक है, और हम इसको, ये क्या हो गया, ये तो बच्चों का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, माइक्रोस्कोप क्या होता है, जो छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट रहता है उसको देखने के लिए हम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप। ये तो 8th क्लास का भी बच्चा इसका डेफिनेशन दे सकता है। सही है, कोई गलत नहीं है, एग्जैक्ट है, डेफिनेशन सही है। थोड़ा और हम इसका स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको हम लिखेंगे, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट it is an optical instrument used to increase the visual angle of near objects। Used to increase the visual angle of near objects which are too small। To be seen by naked eye। ठीक है, चलिए जब इस स्टेप को आप देखेंगे तो सिंपल क्या, इंक्रीज द विजुअल एंगल। तो अब आपके दिमाग में आएगा ये विजुअल एंगल होता क्या है। अभी बस 5 मिनट का समय दे दीजिए, मैं विजुअल एंगल आपको क्या है एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, विजुअल एंगल में एक्सप्लेन करूंगा अभी कि विजुअल एंगल क्या है, डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन करूंगा। भाई इतना जानिए कि विजुअल एंगल को इंक्रीज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये हो गया माइक्रोस्कोप का डिफिनेशन। अब देखिए आपको जो पढ़ना है वो 2 टाइप का माइक्रोस्कोप पढ़ना है। एक है सिंपल माइक्रोस्कोप जो आप लोग यूज करते आए हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स मिलता था जिसमें कंपास ये सब रहता था, उसमें लेंस मिलता था, लेंस रहता था, वो क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो 2 टाइप का हम माइक्रोस्कोप देखेंगे, एक होगा सिंपल माइक्रोस्कोप और एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन में आते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप तो सिंपल है क्योंकि पहले नाम में ही सिंपल लिख दिया कि ये बहुत ही सिंपल है। अब देखते हैं कितना सिंपल है। ठीक है,
simple microscope. It is also known as magnifying glass. अब मैग्नीफाइंग ग्लास से तो आपको पता चल गया होगा कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता कैसा है, लगभग हर कोई यूज किए हैं। पर पेपर जलाने में यूज करते थे या नहीं करते थे? मैं तो करता था, इसलिए हमें पता है, अब आप लोग का तो नहीं पता। ये है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल मैग्नीफायर। देखो, अब यहां से अब इसका डेफिनेशन से इसके कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा। इट इज ऑल्सो known as magnifying glass और simple magnifier। सिंपल मैग्नीफायर एंड कंसिस्ट ऑफ, ये बना किसका रहता है? एंड कंसिस्ट ऑफ अ कन्वर्जेंट लेंस। अब ये भी पता है कि कन्वर्जेंट लेंस से कंसिस्ट रहता है, क्यों? क्योंकि जब रखते थे तो लाइट को क्या करता था, एक जगह पर कन्वर्ज कर देता था किसी एक पॉइंट के ऊपर। कंसिस्ट ऑफ अ कन्वर्जेंट लेंस। अब इसमें कन्वर्जेंट लेंस से कंसिस्ट रहता है, लेकिन अब बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखते हैं, ठीक है? विद ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर and optical focus and optical center and eye close to it। और आंख को क्या अपोजिट साइड में रखते हैं, नजदीक में, क्लोज टू इट। ठीक है, अब देखिए, हमने इतना बता दिया कि ये क्या होता है, सिंपल मैग्नीफायर, मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं या तो सिंपल मैग्नीफायर कहते हैं। और कंसिस्ट किससे रहता है? ये कन्वर्जेंट लेंस से कंसिस्ट रहता है, कन्वर्जेंट लेंस होता है। और ऑब्जेक्ट कहां रहता है? ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर जो लेंस का मिडिल पॉइंट रहता है, बीच का पॉइंट रहता है, सेंटर। अब देखो, जब आपको इतना पता चल गया है, ठीक है, जब आपको इतना पता चल गया कि कन्वर्जेंट लेंस और ऑब्जेक्ट जो रहता है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो क्या आपको इमेज का नेचर पता चल गया कि इमेज कैसा बनाएगा? तो अब जो है इस डेफिनेशन के हेल्प से हम रिलेट करते हैं, ठीक है, ये स्टोरी की हेल्प से, कन्वर्जेंट लेंस की वजह से, कन्वर्जेंट लेंस होता है और ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहता है। तो आप लोगों को पता होगा जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहता है तो इसका नेचर ऑफ इमेज जो होता है, बिना डायग्राम बनाए आप लोग ये कर सकते हैं, इसका नेचर ऑफ इमेज जो होता है वो क्या होता है? सबसे पहले तो क्या होता है, नेचर ऑफ इमेज इसका रियल होता है, क्वेश्चन मार्क है इसके पीछे, रियल होता है। सर क्या सर? क्या? तो मेरे को सर समझ में नहीं आया सर, आपने क्या पूछा? मैं बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट को कन्वर्जेंट लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। तो अब हम इसका जो इमेज बनेगा उस ऑब्जेक्ट का, उसके नेचर के बारे में जानना चाहते हैं। तो आप लोग हमें ये बताइए, क्या उसका इमेज जो है वो रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा? चलिए हर्ष, देखते हैं। देखो, वर्चुअल बनता है, रियल इमेज फोकस तक ही बनता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो वर्चुअल बनता है। मैं बोला था
मैं बोला था लेंस के सारे पोजीशन को देख लेने के लिए कहाँ पर किसका इमेज बनता है, मिरर का मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। और मैं बोला था लेंस का आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे बच्चे हैं नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, ठीक है। वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, ठीक है, एनलार्ज्ड बनता है, ठीक है, और उसके बाद ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस साइड में ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड में बनता है, ठीक है। जिस साइड में ऑब्जेक्ट होता है इमेज भी जो है उसी साइड में बनता है। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के स्लाइड में चलते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और बता बता दे रहा हूँ, इतना हो गया। वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड जो पोजीशन रहता है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, पोजीशन जो होता है इसका बिटवीन 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 ऑब्जेक्ट एंड इंफिनिटी, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इंफिनिटी, इंफिनिटी और ऑब्जेक्ट के बीच में बनता है। अभी डायग्राम से बताऊंगा सारी चीजों को, ठीक है। चलिए हटा दूं, मैं स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आप लोग। Yes, sir. चलिए वेरी गुड, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर विजुअल एंगल का भी पता चलेगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए आपका क्वेश्चन जो आना है इस बार ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से ही आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा लेंस आपके सिलेबस से हटा दिया है। मिरर के बाद सीधा स्टोरी आ गई है हम लोगों की स्कैटरिंग, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्कैटरिंग पर है, ठीक है। और उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इस समय इस सेशन के लिए ऑप्टिकल, वैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमेशा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इस सेशन के लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं किसी टॉपिक के ऊपर गारंटी नहीं देता कि इसके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमें सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट लगते हैं, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर मैं गारंटी दे रहा हूं कि इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। देखो ये किस आंख है, जो ऑब्जर्वर है उसका आंख है, ठीक है। अब बनाने का कोशिश कर रहा हूं, बन जाए तो अच्छी बात है, अच्छा से, ठीक है, ठीक है, आंख है, ठीक है। अब देखो ये जो है काफी डिस्टेंस पर है, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा से छोटा ये को देख सकते हैं। मिनिमम डिस्टेंस हम जानते हैं कितना होता है, डी होता है। मिनिमम डिस्टेंस यहाँ तो रखना ही पड़ेगा, और ये एच हो गया। तो अब देखो ये जो बनेगा यहाँ, तो ये रहा, ये यहाँ से जाएगा, ठीक है, यहाँ इमेज बना। तो ये जो एंगल रहता है, यही एंगल जो रहता है इसी को हम कहते हैं विजुअल एंगल। समझ में आ रहा है? इसी को हम क्या कहते हैं, विजुअल एंगल। ये क्या है, अनएडेड आई, यानी अभी किसी इंस्ट्रूमेंट को हमने ऐड नहीं किया है। अनएडेड आई, थीटा नोड है विजुअल एंगल विद अनएडेड आई, ठीक है। अब विजुअल एंगल यहाँ बहुत छोटा होगा, एकदम छोटा सा दिखेगा। अब इसको बड़ा कर देंगे तो विजुअल एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो वही माइक्रोस्कोप क्या करता है, विजुअल एंगल को इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। तो अब हम माइक्रोस्कोप लगा करके देखते हैं क्या होगा, ठीक है। माइक्रोस्कोप आने की कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, ठीक है। मान लो कि ये इसका क्या है, फोकस, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। और इधर कहीं आंख है, एक फोकस इधर भी रहेगा,
तो अब देखो, अब इस कंडीशन में देखते हैं इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। एक रे सीधा आया और सीधे आने के बाद कहां से गया, सीधे आने के बाद ये जो है फोकस से होते हुए क्रॉस करेगा, फोकस से होकर के क्रॉस करेगा, कहां से आता हुआ ये दिखेगा, कहां गया, एक मिनट रुक जाइए, ये ठीक है, ये कहां से आता हुआ दिखेगा, कहां से आता हुआ अपीयर होगा, कहीं इधर से आता हुआ अपीयर होगा। ठीक है, सुनिए, जब ये लिंक जब कम ये सेशन ओवर हो जाएगा, सेम इसी लिंक के ऊपर आप लोग ऐड होइएगा। ठीक है, और दूसरा जो गया यहाँ से गया ऑप्टिकल सेंटर से, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाता है विदाउट डेविएशन जाता है, तो ये इस तरीके से गया, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, कहाँ से आता हुआ दिखेगा, ये यहाँ से आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो अब जो इमेज बना है, ये मान लो ये इमेज की हाइट h है, तो यहाँ पर जो इमेज बना है वो तो दिख रहा है कि वर्चुअल इमेज है। हमेशा वर्चुअल इमेज को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमने कितना दे दिया, ये लेंथ हमारा क्या हो गया u, और ये लेंथ क्या कितना हो गया v, और इमेज डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। अब देखो v हमें कहां तक दिख सकता है, v जो है कहीं भी वेरी कर सकता है d टू इंफिनिटी, यानी v हमारा मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर पर भी हो सकता है तभी हमको दिखेगा, या तो इंफिनिटी पर यानी कि बहुत दूर होगा तब भी दिख सकता है। यानी v हमारा कहां से कहां, यहां से यहां वेरी कर सकता है, और u कहां से कहां दिखे वेरी करेगा, f से लेकर के उस पॉइंट तक जहां d बन सके, वो आगे बताऊंगा। ठीक है, ये अलग हो गया ऊपर, अब यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हो गया, और इधर कहीं हमारी क्या है, आंख है। ठीक है, एक बार बना दिए, अच्छा बहुत हो गया, अब तो नॉर्मल आंख है, ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो लिख दिया आई, अब तो समझ में आ ही रहा होगा कि आंख ही है। ठीक है, ये क्या हो गया, इस कंडीशन में हमने बनाया आई विद इंस्ट्रूमेंट। तो अब देखो, ये जो एंगल बन रहा है ये है विजुअल एंगल। अब देखो इसके बीच में उतना गैप नहीं रहेगा, अब यहाँ तो बड़ा हमने इसलिए बना दिया ताकि हमें सही सही दिख सके। ठीक है, तो ये कोई गैप नहीं रहेगा। ठीक है, और ये थीटा हो गया, ये विजुअल एंगल किस कंडीशन में हुआ, इंस्ट्रूमेंट के कंडीशन में। तो यहाँ विजुअल एंगल एकदम छोटा था, यहाँ विजुअल एंगल देखो बड़ा हो गया कुछ, तो ये किस कंडीशन में आ गया, विजुअल एंगल इंक्रीज कर गया, थीटा नोट से थीटा इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पर पूरा जो स्टोरी है वो यही विजुअल एंगल को इंक्रीज करने को लेकर के है। ठीक है, या नहीं तो देखो पहले ऑब्जेक्ट हमारा इतना छोटा था, इतना छोटा सा दिख रहा था, अब हमें इतना बड़ा सा दिखने लगा, तो हमारा इमेज क्या, जो छोटा ऑब्जेक्ट था उसको हम बड़ा करके देख ले रहे हैं। तो यही है, दोनों डेफिनेशन फिट होता है, विजुअल एंगल से भी डिफाइन हो गया, और ये फर्स्ट वाला जो स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो यहां तक सही हो गया। तो अब जो हमारा नेक्स्ट जो है, ये डायग्राम भी, रे डायग्राम भी बन गया। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो टर्म आता है मैग्नीफाइंग पावर, कि भाई हमने इस कितना मैग्नीफाई किया। ठीक है, कि हमने कितना मैग्नीफाई किया, मैग्नीफाइंग पावर के बारे में देखेंगे। मैं एक एक डेफिनेशन को पूरा डिटेल में लिख रहा हूं, सारे डेफिनेशन आपको पता होने चाहिए। मैग्नीफाइंग पावर MP, हाँ, ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन। अभी तक हम जो उसमें पढ़ते आए हैं उसमें सिंपल मैग्निफिकेशन पढ़े थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, एंगल मैग्नीफाई कर रहा है, एंगल बड़ा हो रहा है। तो अब हम कहेंगे मैग्नीफाइंग पावर, और इसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन।
एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, अरे सारे सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए मैं डिफाइन कर दे रहा हूं, सिर्फ इसके लिए नहीं है। ठीक है, लिखेंगे द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप of a simple microscope or an optical instrument is defined as the ratio of, अब बताइए किसका रेशियो होगा? जब हम लोग सिंपल मैग्निफिकेशन पढ़ते थे तो किसका 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 रेशियो लिखते थे? इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट। अब यहाँ एंगल की बात हो रहा है तो किसका रेशियो होगा? विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के साथ ये विजुअल एंगल है, और विजुअल एंगल विद अनएडेड आई, मैक्सिमम विजुअल एंगल विद अनएडेड आई, यही होगा, मैक्सिमम यही होगा, क्योंकि जितना दूर जाएंगे और कम होते जाएगा। मैक्सिमम सबसे कम दूरी जहां पर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं वो 25 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो गया? मैक्सिमम विजुअल एंगल विद अनएडेड आई। तो इसको हम लिखेंगे रेशियो ऑफ विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट ratio of visual angle with instrument to the maximum visual angle for clear vision when eye is unaided। आई अनएडेड, अनएडेड यानी किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी हम डिवाइस का यूज नहीं किए हुए, नेकेड आई है मेरा, दैट इज, इसको समझने के लिए लिख देते हैं when the object is at least distance of distinct vision, when the object is at least distance of distinct vision, least distance of distinct vision। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, एक मिनट। वेरी गुड, आ गया एक। चलिए ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? Yes, sir. ठीक है, ये तो डेफिनेशन था, इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में एक बार बदल देते हैं इस चीज को। देखो, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर is equal to visual angle with instrument, ठीक है, अपॉन
maximum visual angle with unedited